स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। जैसा कि हमने पिछली क्लास में विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था और विद्युत आवेश के किसी वस्तु पर आने के लिए किस चीज की निर्भरता होती है इस बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही विद्युत आवेश के लिए आवश्यक है। इसके बाद हमने विद्युत आवेशन के प्रकार देखे थे, जैसे घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। बच्चों, आज हम किसी विद्युत आवेश का दूसरे विद्युत आवेश पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है और उसके लिए कौन सा नियम है उसके बारे में समझेंगे। तो एक विद्युत आवेश का दूसरे विद्युत आवेश पर प्रभाव पता करने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पर बहुत ज्यादा प्रयोग किए और वे थे कूलाम। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले कूलाम का नियम, उसके बाद कूलाम के नियम की सीमाएं, उसके बाद हम पढ़ेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। तो स्टूडेंट्स, कूलाम का नियम समझने के लिए हम दो बिंदु आवेश लेते हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। बच्चों, ये दोनों आवेश हमने या तो निर्वात या वायु में रखे हुए माने हैं। बच्चों, यदि हम इन दोनों आवेश का नाम, एक का नाम Q1 रख दें, एक का नाम Q2 रख दें, तो हम देखते हैं कि ये एक दूसरे पे एक बल आरोपित करते हैं। बच्चों, ये बल या तो प्रतिकर्षण हो सकता है या ये बल आकर्षण हो सकता है। प्रतिकर्षण बल किस बात पर निर्भर करता है बच्चों? दोनों आवेश यदि सजातीय हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा, यदि दोनों आवेश विजातीय हैं तो आकर्षण बल लगेगा। अब बच्चों, कूलाम ने बहुत प्रयोगों के आधार पर यह देखा कि ये बल किस किस चीजों पर निर्भर करता है। तो बच्चों, सबसे पहले कूलाम ने प्रयोगों के अनुसार यह पाया कि ये बल दोनों आवेशों के परिमाण Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, परिमाण का क्या मतलब है मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह समझा देता हूँ। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि परिमाण क्या है। बच्चों, परिमाण का मतलब है यदि दोनों आवेश सजातीय हैं यानी धनात्मक है, या दोनों ऋणात्मक हैं, या एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। यहाँ पे जब हम इन आवेशों का मान रखेंगे तो हम उनके चिन्ह नहीं लेंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ उनका मात्रात्मक मान लेना है, यानी Q1 और Q2 दोनों के गणितात्मक मान लेना है। अब हम देखते हैं यदि एक का मान बढ़ता है तब भी बल बढ़ेगा, यदि दूसरे का मान बढ़ता है तब भी बल बढ़ेगा, और यदि दोनों का मान बढ़ता है तो इनके गुणनफल भी बढ़ेगा, इसलिए बल भी बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि ये बल दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो बच्चों, प्रयोगों के अनुसार ये पाया गया कि यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो बल का मान तेजी से बढ़ता था, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो बल का मान तेजी से कम होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि बल का मान दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमें दो समीकरण प्राप्त होती हैं। बच्चों, यदि हम इन दोनों समीकरणों को आपस में मिला दें, अर्थात समीकरण 1 व 2 से, तो बच्चों हम देखते हैं कि हमें एक नया रूप प्राप्त होता है जो इस प्रकार है। तो बच्चों, हमें एक नए समीकरण का नया रूप प्राप्त हुआ, F अनुक्रमानुपाती Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग के। ठीक है बच्चों, हमें समीकरण का ये रूप प्राप्त होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों, अगर हम देखें कि यहां पर एक हमें समीकरण प्राप्त होती है जहां पर K क्या है? एक नियतांक। तो हम बच्चों K को एक नियतांक मानेंगे, ये एक नियतांक है, K एक नियतांक। बच्चों, इसका एसआई प्रणाली में जो गणितात्मक मान तथा इसका मात्रक होता है, अब वो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, इसका प्रयोगात्मक मान जो होता है 9 गुणा 10⁹ बच्चों, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर
तथा व्युत्क्रमानुपाती कूलाम स्क्वायर। बच्चों हम जानते हैं कूलाम किसका मात्रक है? कूलाम मात्रक है आवेश का। तो हमें जो k का मान प्राप्त होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम इसके बारे में बात करेंगे कि k कितना महत्वपूर्ण है। तो बच्चों k का मान एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए जानकारी देता है, और वो जानकारी है आवेश के मात्रक के लिए, यानी हमें कूलाम के बारे में जानकारी मिलती है। किस तरीके से मिलती है तो अब हम इस प्रकार देखेंगे। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि हम कूलाम के मात्रक जो आवेश का मात्रक है उसकी परिभाषा किस प्रकार निकालते हैं या समझते हैं। तो बच्चों हम यदि दोनों आवेश का जो मान है 1 कूलाम ले लें, दोनों आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर रखें तथा k का जो प्रयोगात्मक मान है 9 गुणा 10⁹ रखी जाए, तो बच्चों हम देखते हैं ये सब मान अगर हम समीकरण 3 में रखें तो हमें f का मान जो प्राप्त होता है वह है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है यदि दो बिंदु आवेश जिनके मान 1 कूलाम हो तथा एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हों तथा उनका माध्यम या तो वायु हो या निर्वात हो, तो एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन कितने बल से? तो उस बल का जो मान होगा वो होगा 9 गुणा 10⁹ न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि दो बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखने पर जो वायु या निर्वात में रखे गए हों एक दूसरे पर 9 गुणा 10⁹ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि 1 कूलाम की क्या परिभाषा होगी। अब हम इसको परिभाषित करेंगे। तो बच्चों 1 कूलाम कितना आवेश है? यदि दो बिंदु आवेश जो कि निर्वात या वायु में रखे गए हों तथा उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, वह एक दूसरे पर 9 गुणा 10⁹ न्यूटन का बल आरोपित करें। बच्चों यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो अगर 9 गुणा 10⁹ न्यूटन का बल आरोपित करें तो उन पर जो आवेश माना जाएगा वो 1 कूलाम होगा, यानी उन बिंदु आवेशों का मान 1 कूलाम होगा। बच्चों 1 कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। हमें जो प्रयोगात्मक मान लेने होते हैं या जो हम अपनी दैनिक जीवन में जो आवेश का मान प्राप्त करते हैं वो 1 माइक्रो कूलाम, जिसका मान 10⁻⁻6 कूलाम होता है, या 1 पीको कूलाम, जिसका मान 10⁻12 कूलाम होता है। ठीक है बच्चों। तो हमें जो मान प्राप्त होते हैं या जो हम अपने मान दैनिक जीवन में लेते हैं वो या तो माइक्रो कूलाम में होते हैं या पीको कूलाम में होते हैं। तो माइक्रो कूलाम का जो मान होता है वो 10⁻6 कूलाम होता है, पीको कूलाम का जो मान होता है वो 10⁻12 कूलाम होता है। बच्चों यहाँ पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि प्रयोगात्मक तरीके से k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिया गया है। जहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 4 है ये गणितात्मक मान है, पाई भी ये गणितात्मक मान है, और ये एप्सिलॉन नॉट, बच्चों इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। इसका जो उपयोग है और जो इसकी बारे में जानकारी है वो आपको आगे तक उपयोग करनी होगी। तो हम इस बारे में देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाती है। इसका मान 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों। लेकिन अब हमें ये बात समझनी है कि ये विद्युतशीलता या परावैद्युतांक को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम इसकी परिभाषा देखेंगे, और ये परिभाषा बहुत ज्यादा एग्जाम में लिखने के लिए आती है कई बार। तो बच्चों यह
जो विद्युतशीलता या परावैद्युतांक है ये माध्यम की विशेषता होती है। तो बच्चों बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये आवेश से संबंधित है, क्या ये बल से संबंधित है, क्या ये दूरी से संबंधित है। तो बच्चों ये माध्यम की विशेषता है, ये वो माध्यम है जो बिंदु आवेश के बीच का माध्यम होता है। ठीक है बच्चों, तो माध्यम की वह विशेषता है जिसके कारण जो माध्यम होता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले या प्रतिकर्षण, आकर्षण, कोई भी बल, किसी भी बल के प्रभाव का विरोध करता है। मैं इसे भी कह सकता हूं ये बल के प्रभाव को कम करता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये एक माध्यम की विशेषता होती है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बताने जा रहा हूं कि इस k के मान में ये 1/4 पाई कैसे आता है। 1/ε0 हमें समझ में आता है कि ये विद्युतशीलता है माध्यम की, क्योंकि ये अपोज करती है, तो जितना ये कम होती जाती है उतना ही बल का मान बढ़ता जाता है, तो ये बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन ये 1/4 पाई क्या चीज है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर हम इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखें तो हम देखेंगे दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, r दूरी पर। तो बच्चों हम देखते हैं कि कोई भी बिंदु आवेश अपना प्रभाव दूसरे आवेश पे चारों दिशाओं में डालता है, यानी अगर हम इसको एक आवेश माने तो इससे निकलने वाला प्रभाव चारों दिशाओं में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रभाव इस बिंदु आवेश से निकलता है वो एक घन कोण बनाता है। और बच्चों घन कोण का मान हमेशा 4 पाई होता है। किसी भी बिंदु से निकलने वाला कोई भी प्रभाव घन कोण के अनुसार निकलता है। तो ये 4 पाई यहाँ पे बच्चों घन कोण है। अब हम देखेंगे यदि ये पूरा प्रभाव हम लेते, अर्थात 4 पाई घन कोण में बल का प्रभाव हम F माने, बच्चों इसे मानने के लिए हमने इसे माना है समझने के लिए। तो बच्चों यदि 4 पाई घन कोण में बल का प्रभाव F माने तो यहां हम देखेंगे कि बिंदु आवेश जो Q1 है और बिंदु आवेश Q2 है, इनका जो प्रभाव है एक सरल रेखा, एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो हम देखेंगे इकाई घन कोण, यानी एक ही दिशा ली जाए अगर, तो इकाई घन कोण में बल का प्रभाव F/4 पाई यानी F/4 पाई हो जाता है। तो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमने 1/4 पाई क्यों किया है। अब हम एक सबसे महत्वपूर्ण बात लेंगे कि कूलाम ने अपने नियम में बिंदु आवेश ही लिए हैं। ये नियम बिंदु आवेश के लागू होता है, तो हमें ये बहुत अच्छी तरह समझना है कि बिंदु आवेश क्या होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, यदि दो बिंदु आवेश जिनको हमने अपने नियम में Q1 Q2 माना था, तो बच्चों यदि दो बिंदु आवेशों की जो त्रिज्या कह सकते हैं हम लोग, उनके बीच की दूरी के बराबर है या तुलनात्मक है या बड़ी है, तो कभी भी उन आवेश को बिंदु आवेश नहीं माना जाता। ठीक है बच्चों, लेकिन यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की त्रिज्या, जिसे हम साइज भी कह सकते हैं बिंदु आवेशों का, उनके बीच की दूरी से बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है और तुलनात्मक नहीं है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, तो ऐसे आवेशों को हम हमेशा बिंदु आवेश बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि दो बिंदु आवेशों का साइज उनके बीच की दूरी से बहुत ज्यादा कम है तो हम उन्हें बिंदु आवेश मान लेते हैं। तो बच्चों अब हम बिंदु आवेश को भी परिभाषित करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे यदि दो आवेशों की त्रिज्या, जिसे हम साइज भी कह सकते हैं बच्चों, तो यदि दो आवेशों की त्रिज्या उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, तो ऐसे आवेशों को हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। ठीक है बच्चों अब हम कूलाम के नियम की सीमाएं देखेंगे और कूलाम के नियम के बारे में देखेंगे कूलाम का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है। तो बच्चों कूलाम के नियम की सीमा में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो बिंदु आवेशों के बारे में हमने जैसा कि पिछली क्लास में देखा था कि बिंदु आवेश हम किन्हें कहेंगे। तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि अगर बिंदु आवेश ना हो तो हमें किस प्रकार की मुश्किलें होती हैं और कूलाम का नियम लागू क्यों नहीं होगा। तो बच्चों हमने दो ऐसे आवेश लिए हैं कि एक को हमने जैसे पहले हमने Q1 माना था और एक को Q2 माना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों का जो त्रिज्या है, दोनों का जो साइज है, उनके बीच की दूरी के लगभग तुलनात्मक है, तो इन्हें हम बिंदु आवेश नहीं कहेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों को यदि हम पास लाएं और हम इस पे कूलाम का नियम लगाएं तो हमें क्या मुश्किल आएगी। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि हमने दोनों बिंदु आवेशों के केंद्र, दोनों आवेशों के बीच के केंद्र की दूरी को r माना गया है, क्योंकि जो गोलीय वस्तु होती है, गोलीय आवेश के रूप में जो भी हम चीज दिखाते हैं उन्हें हम केंद्र से उनकी दूरी केंद्र से मानते हैं। तो बच्चों दोनों को हमने धनात्मक माना हुआ है और हम देख रहे हैं कि दोनों आवेशों के परस्पर धनात्मक आवेश एक समान वितरित है।
तो बच्चों अब हम देखेंगे कि यदि ये दोनों एक दूसरे के समीप हैं और इन दोनों पे आवेश है और ये सजातीय है तो ये क्या करेंगे। तो बच्चों एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे और हम ये सोचेंगे क्या ये धनात्मक आवेश इसी तरीके से वितरित रहेगा। नहीं बच्चों, ये एक दूसरे पे प्रतिकर्षण होगा और ये धनात्मक आवेश यहां से पुनः वितरित होगा। ये धनात्मक आवेश यहाँ पे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा, ये इस पृष्ठ पे इस तरीके से एकत्रित होने शुरू हो जाएंगे और ये भी इस तरीके से एकत्रित होने शुरू हो जाएंगे। इससे क्या हुआ बच्चों अब दोनों आवेशों के पृष्ठ पर धनात्मक आवेश एक समान वितरित नहीं है, कहीं पे आवेश ज्यादा है और कहीं पे बिल्कुल कम है। इससे क्या होगा बच्चों, दोनों आवेशों का जो बिंदु केंद्र है वो अलग हो चुका है। यानी जो बिंदु केंद्र पहले O माने गए थे, जिनसे हमने दूरी R मानी थी, अब वो बिंदु केंद्र चेंज हो चुके हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि उनका जो आवेश का केंद्र है वो चेंज हो गया है, यानी अलग हो गया है। अगर हम यहाँ पे माने कि आवेश का जो एकत्रित भार है वो यहाँ पे है और यहाँ पे आवेश का जो एकत्रित मान है वो यहाँ पे है, तो हम देखेंगे इनका आवेश का केंद्र यहां बन चुका होगा। अब हम देखें कि जो दूरी हमने O केंद्रों से मानी हुई है वो वास्तव में अब O केंद्र नहीं रहे हैं, वो केंद्र अब O डैश और O डबल डैश हो चुके हैं। हम एक O डबल डैश मान लेते हैं। तो बच्चों अब क्या ये दूरी O केंद्रों से मानी जा सकती है? नहीं, अब ये दूरी इस प्रकार ली जानी चाहिए और ये दूरी R डैश हो चुकी है। तो बच्चों यदि बिंदु आवेश नहीं है तो जब भी दो आवेश एक दूसरे के समीप लाए जाएंगे तो उनका आवेश का पुनः वितरण होगा और उनका आवेश का केंद्र बदल जाएगा। तो जो दूरी हमने केंद्रों से मानी हुई है वो अब केंद्रों के लिए लागू नहीं होगी और हमारे जो समीकरण है या जो हमारे मान में है, हम जानते हैं कि कूलाम का नियम हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। तो बच्चों जरा आप यहाँ पे गौर से देखें कि जो R थी दो केंद्रों O और O डैश के बीच की दूरी थी और जब ये दोनों बिंदु आवेश नहीं थे तो इनके जो आवेश केंद्र चेंज हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, तो इनके बीच की दूरी R डैश हो गई थी। तो इस प्रकार हमारे R में त्रुटि आ जाती है और ये कूलाम का नियम हमें एक गलत मान देता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि कूलाम का नियम से बिंदु आवेशों पर लागू होता है। स्टूडेंट्स, कूलाम के नियम की दूसरी सीमा हम इस प्रकार देखते हैं। कूलाम का नियम तभी लागू होता है जब बिंदु आवेश विराम अवस्था में होते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि यदि बिंदु आवेश विराम अवस्था में होंगे तब हम उनका विद्युत क्षेत्र भी स्थिर अवस्था में होगा। यदि बिंदु आवेश चलायमान है यानी विराम अवस्था में नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी चेंज होगा यानी बदलेगा। इस प्रकार कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है बच्चों कूलाम के नियम की जो तीसरी सीमा है वो यह है और इसे मैं आपको लिए कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों की बीच सूक्ष्म दूरी, यानी सूक्ष्म दूरी का मतलब है परमाणविक दूरी के लिए r बराबर 10 टू द पावर यानी 10 की घात -10 मीटर से कुछ मीटर तक लागू होती है या होता है। इसका मतलब यह है बच्चों, यदि r का मान 10 की घात -10 से और कम हो जाए तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर r का मान 10 की घात -10 से छोटा हो गया यानी 10 की घात -15 हो गया, इससे भी छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये बिंदु आवेश एक परमाणु के नाभिक में है और नाभिक में विद्युत बल कमजोर हो जाता है और नाभिकीय बल प्रबल हो जाता है, तो कूलाम का नियम वहां लागू नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम सापेक्षित विद्युतशीलता के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी माध्यम की सापेक्षित विद्युतशीलता या उस माध्यम का पराविद्युतांक, दोनों एक ही बात है। हम या तो सापेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं बच्चों, इसे एप्सिलॉन r से प्रदर्शित करते हैं तथा पराविद्युतांक को k से, पर ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि इसकी क्या परिभाषा है। किसी माध्यम की विद्युतशीलता, बच्चों किसी माध्यम की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हम वायु या निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा वायु या निर्वात, इसका मतलब है वायु में या निर्वात में की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात उस माध्यम की, तो बच्चों इस माध्यम के बारे में बात कर रहे हैं, उस माध्यम की सापेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन r या उस माध्यम का पराविद्युतांक k कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसका सूत्र देखें या इसका फॉर्मूला चेक करें तो एप्सिलॉन r या k दोनों को हम एक ही बात कह सकते हैं, बस कहने का तरीका अलग है। तो एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू
माध्यम की विद्युतशीलता, जिसे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन माध्यम। बच्चे यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा माध्यम कुछ भी हो सकता है, आपका कांच हो सकता है, आपका पानी हो सकता है, आपका मोम हो सकती है। माध्यम का मतलब कोई भी हो सकता है, बस वायु या निर्वात की बात नहीं करेंगे, कोई भी और माध्यम। और इसकी विद्युतशीलता का अनुपात हमें लेना है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के साथ। तो इसका मतलब है माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम सापेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहते हैं। बच्चों अब हम माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु की विद्युतशीलता के अनुपात, जिसे हम सापेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं, उसके सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। तो बच्चों इसके लिए हम थोड़ा ध्यान देंगे। हमने पहले केस में दो बिंदु आवेश लिए हैं Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी r है। इन दोनों आवेशों को हमने वायु या निर्वात किसी भी एक माध्यम में रखा हुआ है। तो हम जानते हैं बच्चों कि अगर हम इस पर कूलाम का नियम लगाएं, कूलाम का नियम, तो बच्चों हमने कूलाम का नियम पढ़ा है। कूलाम का नियम ये कहता है कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो सूत्र होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का परिमाण का गुणनफल, उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी दूरी का वर्ग। बच्चों इस समीकरण का नाम हम 1 रख देते हैं। बच्चों इसी प्रकार दूसरे केस में हम सेम वही चार्ज लेते हैं जैसा कि हमने पहले लिया है। चार्ज वही है हमारे पास, आवेश वही है, हम आवेश कह सकते हैं। और बच्चों इनके बीच की जो दूरी है वो भी r ही है। बच्चों हमने सिर्फ माध्यम में परिवर्तन किया है, इस बार हमने माध्यम बदल दिया है, माना हमने कांच ले लिया है, दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कांच ले लिया है। तो बच्चों एक बार मैं दोबारा बता दूं, हमने आवेश का परिमाण नहीं बदला, हमने दोनों आवेशों के बीच की दूरी नहीं बदली, हमने सिर्फ बीच का माध्यम बदला है। तो बच्चों अगर हम इस पे दोबारा बल को फॉर्मूला लगाएं तो हम देखते हैं F, यहाँ पे हम माध्यम लिख सकते हैं, माध्यम का मतलब कांच। और अब यहाँ पे हम 4 पाई, बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता को हमेशा एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं और किसी और माध्यम की विद्युतशीलता को हमेशा एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि हमने चार्ज नहीं बदले हैं, बिंदु आवेश नहीं बदले हैं, इसलिए हम इन Q1 Q2 और R की पावर में कोई भी अंतर नहीं करेंगे। तो बच्चों इस समीकरण का नाम हमने समीकरण 2 रख दिया है। बच्चों यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि ये बल दो बिंदु आवेशों में तब लगेगा जब यहाँ पे वायु या निर्वात है, तो हम यहाँ पे वायु लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इन दोनों बलों का यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक दूसरे से भाग दे दें, यानी समीकरण 1 भाग समीकरण 2, तो हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार से अगली समीकरण प्राप्त होती है। तो बच्चों हमने दोनों समीकरणों को भाग दे के देखा, तो F यानी बल वायु में, बल किसी और माध्यम में जो कि हमने कांच लिया था, बराबर हमें ये समीकरण प्राप्त होती है। अगर आप इसमें एक बात पे गौर करें बच्चों, तो Q1 Q2 दोनों ही समीकरणों में एक हैं, R को भी हमने नहीं बदला था, तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं। और बच्चों 4 पाई एक गणितात्मक मान है, ये भी आपस में कट जाएगा। तो आगे हमें क्या मिलेगा, तो हम देखें जरा, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि F वायु बटा F माध्यम बराबर बच्चों एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने देखा था पिछली परिभाषा में सापेक्षिक विद्युतशीलता, इसे या तो हम सापेक्षिक विद्युतशीलता कह सकते हैं या इसे हम पराविद्युतांक कह सकते हैं, किस उस माध्यम का वायु या निर्वात के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमें एक बात पता चलती है, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात जो है सापेक्षिक विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, या उसे पराविद्युतांक भी कहते हैं। तो बच्चों इसमें हमें एक चीज और प्राप्त होती है, दो समान बिंदु आवेश यदि एक बार वायु में रखे जाएं, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि दो बिंदु आवेश वायु और निर्वात में रखे जाएं और उनके बीच की दूरी r हो, उन पे लगने वाला बल का अनुपात अगर उन्हीं बिंदु आवेश को
किसी और माध्यम में रखा जाए और उनके बीच की दूरी को ना बदला जाए तो उस बल के अनुपात को भी हम सापेक्षिक विद्युशीलता या पराविद्युतांक कहते हैं। तो बच्चों ये दोनों ही फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये दोनों ही फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं।